नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ केजरीवाल पर दोनों ने साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने मांगा वोट, कांग्रेस ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। दाओस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के सामने रखा विकसित भारत का विजन। दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ भी की मुलाकात। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, मालेगांव के तहसीलदार और नायब तहसीलदार निलंबित। 3,977 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप। 97वें ऑस्कर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस की घोषणा। हिंदी भाषा की अनुजा ने बनाई जगह, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हुई शुरुआत। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने एथलीटों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने आज दिल्ली में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, भगवंत मान, पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेताओं ने आज चुनावी रैली करके अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का भरसक प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं के मसले पर घेरा, तो यमुना नदी की गंदगी पर किए गए अधूरे वादों पर खरी खरी सुनाई। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी दिल्ली में रैली होनी थी, लेकिन वो रद्द हो गई है। दिल्ली का सुपर गुरुवार, नेताओं का धुआंधार प्रचार, राजधानी में रैलियों की बहार, नेताओं का वार प्रतिवार। गुरुवार को दिल्ली में रैलियों का रेला रहा। रैलियों के सुपर गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कूदे, तो कांग्रेस में राहुल की रैली भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन बाकी नेताओं ने प्रचार किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान ने भी रोड शो किया। दिल्ली के सियासी रण में गुरुवार को एंट्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। योगी ने एक ही दिन में 3 रैलियां की और जमकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2 रैलियां करके दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। राशन कार्ड में 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया और बस की खरीदी में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कस्तूरबा नगर विधानसभा में रोड शो किया। आपके नेता और सांसद राघव चड्ढा ने रोड शो करके वोट मांगे। इस रोड शो में जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की ओर से भी रैलियों का सिलसिला जारी रहा। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली थी, लेकिन कुछ कारणों से वह रद्द हो गई। चुनावी रैलियों के बीच ही वादों का पिटारा भी लगातार खुला रहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब अगले 5 साल उनकी टीम दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करने पर काम करेगी और युवा बेरोजगारों को उनकी शिक्षा और काबिलियत के हिसाब से ज्यादा नौकरियां दिलवाई जाएंगी। वहीं उनके इस वादे पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद केजरीवाल अपनी बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। अभी तो शुरुआत है। ये ढोल नगाड़े 8 फरवरी तक बजेंगे और 8 फरवरी के बाद लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ऐसी सरकार आ रही है जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्हें कहिए अभी अपने लिए रोजगार ढूंढें, दिल्ली वालों की चिंता अब हमें करने दें।
कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार में लगी है। पार्टी ने गुरुवार को हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी के नाम से थीम सॉन्ग लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच लड़ाई अब पुलिस थाने तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके कार्यकर्ताओं से अभद्रता कर रही है, तो भाजपा ने इसे अरविंद केजरीवाल की हताशा करार दिया है। सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखकर शिकायत की है, तो भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आतिशी के खिलाफ झूठी शिकायत देने पर दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब के संसाधनों का दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल का मुद्दा उठाकर आप को घेरा है। दिल्ली के दंगल में घमासान, नेताओं का जुबानी संग्राम, मारपीट तक पहुंची लड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर लिखाई। दिल्ली में चुनाव प्रचार के बढ़ते शोर के बीच आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब मारपीट और एफआईआर तक आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अपनी हार देखते हुए बीजेपी गुंडागर्दी और गाली गलौज पर उतर आई है और आप कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कालकाजी विधानसभा में बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और वो केवल हार के डर से ऐसे आरोप लगा रही है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनका चुनाव हार रही हैं, इसलिए अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है कि कुछ भी निराधार आरोप लगाकर अपनी आने वाली हार के झेम कैसे मिटानी है। आतिशी ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने 21 और 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मामले में आतिशी पर निशाना साध रहे हैं। आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। निश्चित रूप से आतिशी हार के डर से अब वो सारे रास्ते अपना रही है जिससे हार का ठीकरा वो किसी दूसरे पर फोड़ सके। मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुझे लगता है दोनों का मकसद सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। तू मैं लड़ाई झगड़ों तक लोगों को सीमित रखना चाहते हैं और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी पर चुनाव में पंजाब के सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने को कहा है। पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के। आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपए की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। बीजेपी ने एक दिन पहले भी यह आरोप लगाया था कि पंजाब की गाड़ियों से दिल्ली में प्रचार हो रहा है और इससे सुरक्षा को भी खतरा है। जाहिर है प्रचार की तेजी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में गैर सरकारी संगठन स्वतंत्र जन आवाज ने दिल्ली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक पर मीडिया से बात की। इस मौके पर पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उन उम्मीदवार और पार्टियों का समर्थन करें जो स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए ठोस योजनाएं बनाने और नागरिकों को स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हों। जनता को वास्तविकता बताई जाए, जो कार्यक्रम चल रहे हैं वर्तमान सरकार के, उनकी वास्तविकता क्या है। अब जनता को ये निर्णय करना है कि जो कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं वो धोखा है या सच्चाई है
ये कितना सफल हैं, कितने असफल हैं, ये निर्णय जनता करेगी। हमारा उद्देश्य जनता को जागरूक करना ही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि विश्व में भारत जिस तरह से तकनीक और अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। दावोस में भारत को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर तकनीक, निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। भारत का जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, जिस तरह की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, और जिस ओपननेस के साथ भारत दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा है आज, उस चीज़ को यहाँ डावोस में बहुत अच्छी रिकग्निशन मिल रही है। दावोस से भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत इंटरेस्ट है, चाहे सेमीकंडक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इंडस्ट्रियल गुड्स का हो, कैपिटल गुड्स का हो, क्लीन एनर्जी में हो, सब जगह सुपर इंटरेस्ट है दुनिया भर का भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि हमारे निर्यात वस्तुओं में मोबाइल फ़ोन दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अच्छा प्रदर्शन है। भारत में लगभग 2000 वैश्विक क्षमता वाले केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। भारत डिज़ाइन और प्रतिभा के आधार पर वैश्विक बाजार में आगे है। आज आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन अपने एक्सपोर्ट आइटम में टॉप 3 आइटम्स में ऑलरेडी पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, फूड प्रोसेसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंटरेस्ट है। और सर्विसेज में तो ऑफकोर्स भारत की बहुत बड़ी पहचान है। 2000 के आसपास आज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में बन चुके हैं। और जिस तरह से जीसीसीज डेवलप हो रही है, उसमें जीसीसी में आज हाई वैल्यू काम हो रहा है। एक वो युग गया जब भारत केवल कॉस्ट आर्बिट्राज पे काम करता था। आज का भारत डिज़ाइन और टैलेंट के बेसिस पे दुनिया के मार्केट को लीड कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि भारत को एआई के क्षेत्र में दुनिया में लीडर बनने की ओर ध्यान देना है। जिस तरह से हमने आईटी और टेलीकॉम में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह एआई के क्षेत्र में भी आने वाला समय भारत का रहने वाला है। हम 200 विश्वविद्यालयों में एआई के लिए अच्छे पाठ्यक्रम शुरू करेंगे ताकि छात्र एआई का उपयोग करें और सीखें, नए मॉडल और एप्लीकेशन बनाएं। जब वो कॉलेज से बाहर आएँ तो उन्हें एआई रेडी होना चाहिए। एआई में आज मॉडल्स कमोडिटाइज होते जा रहे हैं, कई सारे मॉडल्स बन रहे हैं। एआई में जो आने वाले समय में जहां बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी और जिसमें भारत को लीड लेनी चाहिए, वो है एआई की एप्लीकेशंस का, एआई के यूज केसेस का। इस तरह से आईटी में भारत ने लीड ली, आईटी इंडस्ट्री में भारत ने लीड ली, वैसी ही लीडरशिप भारत को एआई में लेनी चाहिए। और उसके लिए बहुत बड़े प्रयास करेंगे। जैसा आपने देखा, टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब्स बनाई। प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है कि हम अपने नौजवानों को आज की टेक्नोलॉजी, आज के चैलेंजेस के लिए तैयार करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। 16 lakh crores MOU we have signed. These MOUs will generate employment worth around 16 lakhs. And I must tell you that 54 MOUs are around investments and 7 MOUs are strategic MOUs where our strategic partners are bringing knowledge. I think we have got these MOUs in varied sectors. They are from manufacturing, defense manufacturing, technology, they are into sustainability, they are into EV, they are into education, so they are into water. So, I mean, diverse fields. We have data center, infrastructure, and I think all the global companies have shown their confidence in the state of Maharashtra, and we have got very good response in Davos. आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। संसद भवन के संविधान भवन में नेताजी को पीएम मोदी समेत तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी तो पीएम मोदी ने नेताजी के योगदान को याद किया। तमाम राज्यों में भी नेताजी के योगदान पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तो केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों ने नेताजी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती को आज देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर पूरा देश नेताजी के योगदान और बलिदान को नमन कर रहा है। इस मौके पर संसद परिसर के संविधान भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी के जन्म स्थान ओडिशा के कटक में एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी चाहते तो आरामदेह जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष की राह अपनाई। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा। पराक्रम दिवस के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तमाम केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया और उनके दिखाए रास्ते पर देश को एकता के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। मेरे लिए इस देश के एक ऐसे नायक है जिनने अपने जीते जी कदम कदम पर राष्ट्रभक्ति की नई नई मिसाल पेश की। उनके जीवन के विविध पक्षों को समाज के बीच लाना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी नेताजी सुभाष जी के जीवनी से हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी कि देश के प्रति अपना जो दायित्व है उसको निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर राष्ट्रीय नायक की रेत से कलाकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेत की कलाकृति पर पटनायक ने नेताजी के साथ जय हिंद का संदेश भी लिखा है। आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की आजाद हिंद फौज के पराक्रम से अंग्रेजी हुक्मरानों की नींव हिल गई थी। उनके योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बधाल गांव की रहस्यमय बीमारी का रहस्य गहराता जा रहा है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम गांव में डटी हुई है, लेकिन अभी तक बीमारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गांव को 3 अलग अलग कंटेनमेंट जोन में बांट दिया गया है, तो बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार मिलकर इस बीमारी का रहस्य सुलझाने में लगी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। रहस्यमय बीमारी का खौफ, अब तक 17 की मौत, किसी को कुछ पता नहीं। जम्मू के राजौरी जिले के बधाल गांव में एक रहस्यमय बीमारी का खौफ पसरा हुआ है। अब तक इस बीमारी ने 17 लोगों की जान ले ली है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि आखिर ये बीमारी है क्या। बीमारी थमने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को एक ही परिवार की 3 बहनों की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से मामला और भी गंभीर हो गया। इन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराकर राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये बहनें 7 दिसंबर को बीमारी की चपेट में आने वाले एक व्यक्ति की सालियां हैं।
अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और बेहोशी जैसे लक्षण देखे गए हैं। लेकिन लोगों में दहशत पैदा हो गई कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब ये पता भी नहीं चल रहा। तो हमें उम्मीद तो है, जो टीम आई है मरकज से भी और यहाँ की इंतजामिया बहुत कुछ कर रही है, इंशाल्लाह कुछ न कुछ इसका रिजल्ट जो आएगा। इसका हल निकलना चाहिए। सबसे ये जरूरी है कि इसका हल निकलना चाहिए, ये गल सामने आनी चाहिए। अधिकारियों के दल ने भी दौरा कर लिया, लेकिन सरकार को अब भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम अभी तक कम से कम इतना तो समझ पाए हैं कि ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। अब क्या चीज है, इसके लिए हमारी अपनी मेडिकल टीम, मरकज की टीम और पुलिस का अब सिट भी बिठाया गया है। बदहाल गांव के बिगड़ते हालात को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। 3 तरह के कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले जोन में वे घर हैं जहां मौतें हुई हैं। इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन घरों के लोग प्रशासन की अनुमति से बाहर निकल सकते हैं। दूसरे क्षेत्र में वे लोग आते हैं जो रहस्यमय बीमारी से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए हैं। ये डॉक्टरों की लगातार निगरानी में हैं। तीसरे जोन में गांव के सभी परिवार रखे गए हैं। इनके खाने पीने पर मेडिकल स्टाफ लगातार नजर बनाए हुए है। इनको खाना पानी देने की जिम्मेदारी इसी स्टाफ की है। पुलिस टीम भी इस पर नजर रखे हुए है। इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है, ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन। वो उनके रिलेशन हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाए। वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। 1.5 महीने में 13 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए एक केंद्रीय टीम गांव में डेरा डाले हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन मौतों की जांच के लिए शनिवार को इंटर मिनिस्टीरियल टीम बनाने का आदेश दिया था। अब तक की जांच में ये साफ संकेत मिले हैं कि मौतें बैक्टीरिया या वायरस से फैलने वाली किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई हैं। अब सवाल ये है कि मौतों के पीछे की वजह आखिर है क्या। जम्मू से विवेक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में मालेगांव के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार नितिन कुमार देवरे और नायब तहसीलदार संदीप धरणकर पर 3,977 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है। इधर दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने कई इलाकों में सत्यापन की कार्रवाई को अंजाम दिया। हाउस होल्ड्स की अगर बात करें तो हज़ारों में हमने हाउस होल्ड्स अभी तक वेरीफाई किए हैं और एक तरह से सैकड़ों में संदिग्ध हमें मिले जिनके जहाँ के भी वो बेसिकली रहने वाले थे, जहाँ के आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया, वहाँ पर टीम्स हमने डिस्पैच करके उनको वेरीफाई करवाया है। अब तक 10 बांग्लादेशी हैं जिनके डिपोर्टेशन का प्रोसेस वेस्ट दिल्ली से हमने शुरू कर दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी साथ ही इस पे लगे हुए हैं और ये प्रक्रिया पश्चिमी ज़िले में भी और बाकी ज़िलों में भी अभी भी लगातार जारी है जांच की। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में साधु संतों के साथ साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विशेषकर युवा भी आध्यात्म और दिव्यता के संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। युवाओं में महाकुंभ को लेकर कितना उत्साह है, यहां आकर उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धर्म और आस्था के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। पावन धरा में आने वालों में युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। पवित्र स्नान करने के लिए भारी संख्या में युवा भी पहुँच रहे हैं।
यहाँ पहुंचकर उन्हें जो आध्यात्मिक शांति मिल रही है उससे वे निहाल हुए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। करोड़ों हिंदू एक ही जगह मौजूद हैं। यह अवसर जीवन में एक बार आता है। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, साफ सफाई चरम पर है। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। धूल का एक भी कण नहीं है। मैं योगी सरकार की सराहना करता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स भी महाकुंभ आकर अपनी यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स भी महाकुंभ के महत्व को लेकर सोशल मीडिया पर प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है, पूरे परिवार के साथ आए हैं हम और देखना चाहेंगे कि महाकुंभ में कितनी सारी अरेंजमेंट्स की है। हमारा तो ट्रेडिशन रहा है, इतने सालों से कुंभ मेला तो जमता ही है, लेकिन इसका प्रचार और लोगों तक ये पहुंचाना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज की है, जहां देश विदेश में लोगों को इसके बारे में जानकारी होकर वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और प्रबंध इतना अच्छा किया है कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों कल्पवासी और श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और यह संख्या आगामी दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। खासकर मौनी अमावस्या के दिन जब दूसरे अमृत स्नान का आयोजन होगा, तब 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। दीपिका महतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने आज प्रयागराज महाकुंभ का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने दूरदर्शन, आकाशवाणी और पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने दूरदर्शन, आकाशवाणी के स्टूडियो के साथ पीआईबी और सीबीसी की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने शानदार तैयारी की है। कुंभवाणी के नाम से नया एफएम चैनल संचालित हो रहा है, जिसका प्रसारण कुंभ परिक्षेत्र पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर भी किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने 144 वर्षों बाद हो रहे महाकुंभ के इस आयोजन में लोगों से आने की भी अपील की। 144 साल में एक बार आने वाले महाकुंभ के लिए बड़ी विशेष तैयारियां की गई हैं और इसको जहां एक तरफ एकता का महाकुंभ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है और इसके लिए प्रसार भारती ने बहुत व्यापक प्रबंध यहाँ पर किए हैं। ना केवल मल्टीपल कैमरा सेटअप्स पर साथ ही साथ लाइव यहाँ से चित्रों को भी देश भर में प्रसारित किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, ये देखने कि कैसे महाकुंभ का ये पर्व एकता, समरसता ही नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व को भी बढ़ावा दे रहा है। ब्राजील के प्रेम बाबाजी महाराज भी सच्चे आश्रम में अपने 110 अनुयायियों के साथ पधारे हैं। मज़ेदार बात यह है कि समूह के लोग खुद को किसी राष्ट्र का नहीं बल्कि ब्रह्म का निवासी मानते हैं और गुरु के सानिध्य में दिव्य ईश्वर की अनुभूति को अपना कर्म। इनसे बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। प्रभुआ पे जागो परमात्मा जागो, प्रभुआ पे जागो परमात्मा जागो, मेरे सर्व जागो सर्वत्र जागो। प्रयागराज में महाकुंभ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे महाकुंभ का ये पर्व एकता, समरसता के साथ साथ विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। एक ऐसे ही पूरा ग्रुप है हमारे साथ जो विदेशों से आए हैं। हम खुद आपसे जानना चाहेंगे। I am from Brahma and my experience is meeting with the divine, following a guru, being in the motherland, Mother India, dissolving all ideas of countries. You don't believe in borders, you don't believe in the... There's no borders, only the mind. I feel amazing. I feel so lucky to be here. India is a mother, Ganga is a mother, holy water,
and we're all becoming sisters and brothers here together. इस पूरे ग्रुप के जो गुरुजी हैं, जो इनकी अगुवाई में सब लोग आए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। This is a divine experience. This is a transcendental experience. Because these people from every part of the world come here. Many different countries, people come for this movement of faith, hope, liberation. People come for receive the blessings of the God through these waters, sacred waters. The peace is inside of us. Everything we're looking for out is not out, it's inside. Love, prosperity, peace, harmony, health is inside. Necessary, search inside of us. This is India touch us. The gift of India for world is the spirituality. Many countries give different gifts for world. The gift for world from India is spirituality. This India show us the path, the peace is inside. Do you think the current leadership of India, he says that Vishwa Bandhu Bharat, universal brotherhood. Yes. So India can play a vital role in diplomacy, in world politics, and to maintain the peace, calm and harmony in the world. Yes, this is very, very important role of India in this moment, because in this moment is for union, the family, universal family. This moment is for put everybody together, they create union, and India has a very important role in this scenarios. तो आप देखते हैं कि ब्राज़ील से आया हुआ ये पूरा समूह देशों के भौगोलिक बंटवारे में विश्वास नहीं करता है, व्यक्तियों के धर्म के बंटवारे में विश्वास नहीं करता है, और ये मानना है कि भारत ही पूरी दुनिया को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संवाहकर्ता के रूप में और साथ ही साथ मानवता के पोषक के रूप में अग्रदूत बनने का काम कर सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यह आयोजन न केवल भारतीय परंपरा की सुंदरता प्रदर्शित करता है, बल्कि वैश्विक समुदाय को एकजुट करने की शक्ति भी रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ 2025 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से हाइड्रोजन बस का प्रदर्शन किया गया, जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही मेला क्षेत्र में एक विशाल एयर बैलून भी स्थापित किया गया है, जो प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विज्ञान के सामंजस्य को दर्शाता है। मेटावर्स के बाद अब बारी है आकाश वर्ष की। भारत की आईटी क्षमताओं से यूं तो पूरी दुनिया परिचित ही नहीं, प्रभावित भी है, लेकिन अब बारी है मेक इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने की। भारत के किया एआई ने अमेरिका की SC वेंचर के साथ वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में उतरने के लिए करार कर लिया है। हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने किया एआई के ग्लोबल CEO संजीव मेहता के साथ खास बातचीत की है। आप ये बातचीत देखिए। नमस्कार। आजकल बहुत चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वर्चुअल रियलिटी की। आपने मेटावर्स का नाम सुना होगा, लेकिन अब बारी है आकाशवर्स की और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की। हमारे साथ आकाशवर्स के CEO हैं संजीव मेहता। क्या कुछ करना चाहें उन्हीं से बात करते हैं। संजीव, बहुत धन्यवाद। ये इमर्सिव एक्सपीरियंस, वर्चुअल एक्सपीरियंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के क्षेत्र में जो आपने कदम रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। हमारा ये मानना था कि आप जितना मर्जी कर लीजिए, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस और डिजिटल एक्सपीरियंस है, दोनों में एक ना डिजिटल हो सकता पूरा 100%, ना पर्सनल हो सकता है। तो दोनों का एक फिजिटल, जिसको हम कहते हैं, दोनों का
मिला जुला जैसे एक मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई पिलग्रिमेज या किसी भी तीर्थ स्थान पे जाना है, और तीर्थ स्थान पे जाने के लिए आप खुद फिजिकली जा रहे हैं। अब जैसे वैष्णो देवी आपने जाना है, लेकिन पुरानी गुफा से दर्शन आप नहीं कर सकते। साल के अंदर मुश्किल से उसको 3-4 हफ्ते के लिए खुलती है, और उसके अंदर भी इतनी सर्दी होती है कि बहुत लोग जा पाते हैं, कुछ जो लोग नहीं जा पाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि उसको दर्शन कैसे आप हर घर में नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली आप ला सकते हैं। तो उसका हमने एक एंडेवर किया, जिसके अंदर हमने जो पुरानी गुफा से दर्शन हमने करे, लाइव किया। एज ए इंडियन कंपनी आप लोग कैसे प्लेस्ड हैं, कैसे आपने टाई अप किया, ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, और आपकी भारतीय कहानी किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है? तो मैं 28 साल से बैंकिंग में रहा, और 28 साल से मेरे ख्याल में अपार्ट फ्रॉम 2 साल छोड़ के मैं सिर्फ फॉरेन बैंक्स में मैंने काम किया। लेकिन 28 साल की बैंकिंग के कैरियर में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप इंडिया की नज़र आई, और कभी भी मैं एमएनसी में काम करने के बाद में भी मैं कभी ग्लोबल जॉब मैंने नहीं ली, सिर्फ बिकॉज हमें इंडिया में विश्वास था। आपने ONDC जो कि सरकार का प्लेटफॉर्म है उसके साथ टाई अप किया है, साथ ही साथ MSMEs को भी आप मदद करने जा रहे हैं, वो हमारे दर्शकों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा फोकस करें। हम लोग जिस इंडस्ट्री को सॉल्व करना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसमें इवेंट, और इवेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अननोन प्लेयर्स जिसको मैं कहता हूँ। ये पूरी इंडस्ट्री इस समय पूरी सेग्रीगेटेड है, सिर्फ फ़ोन के ऊपर कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई इकोसिस्टम नहीं है, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए हमने ONDC का सहारा लिया, और ONDC के साथ पार्टनरशिप करके हम लोग वो SME को प्लेटफॉर्म पे ला के साथ में, ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पे दे सके, मार्जिन्स इसके अंदर जो है रैशनलाइज हों, और एंड ऑफ द डे जो डिलीवरी है टू अ कॉर्पोरेट या टू लेट्स से अगर शादी कर रहे हैं आप, तो एक रीज़नेबल तरह से हर आदमी के पास इसमें कंट्रीब्यूशन हो और उसकी अवेलेबिलिटी हो और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे लगता है कि आपको जो पिलग्रिमेज जो आपने वर्चुअल स्पेसेस चुने हैं, उनको अगर आप शादी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दें तो एक संस्कारित विवाह का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो सकता है, एंड विच विल कैटर टू न्यू बिजनेस आइडिया। आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। मुझे लगता है कि आगे चलते हुए जो भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज की कहानी है वो और भी सशक्त होने जा रही है, और ये सफलता ONDC की भी है। देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। आईफोन में अपडेट होने के बाद कई यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन संबंधी परेशानी सामने आने के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके बाद अब उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन के प्रदर्शन में कथित समस्याओं के संबंध में एप्पल इंक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कंपनी से ये जवाब मांगा गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद फ़ोन में आ रही टेक्निकल गड़बड़ियों के पीछे के कारण के बारे में जवाब मांगा गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन में प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके बाद विभाग ने इन शिकायतों की जांच करने के बाद CCPA के माध्यम से एप्पल को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर राष्ट्रपति भवन में देश विदेश से कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस बार इसके लिए एक खास आमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। इस खास आमंत्रण पत्र में भारत के दक्षिणी क्षेत्र से खास कारीगरों के हाथ से निर्मित चीज़ों को दर्शाया गया है। आमंत्रण पत्र में पोचमपल्ली इकत फैब्रिक, एतिकोपाक्का खिलौने, गंजीफा कला, पैंच पाइन बुनाई, कांचीपुरम रेशम और बांस के बक्से को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य एक ज़िला, एक प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इस आमंत्रण कार्ड को बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के तकनीशियन का प्रमुख योगदान रहा। बाम्बू में काम कर रहा हूँ। अभी रिपब्लिक के लिए राष्ट्रपति भवन से जो गिफ्ट बनाने के लिए जो ऑर्डर आया था, उसमें सुशांत सर NED से हमको एक मौका मिला ये करने के लिए। ये मैं और मेरा पूरा टीम इसमें जो सर के लिए और NED के लिए आभारी हूँ। इतना बड़ा मौका में भाग लेने के लिए हमको अवसर मिला। Happy to work and be a part of this
We got to work with all these artisans and got to know how intricate and delicate this work is. Got to experience that. I'm really happy to be a part of this project. In this era of digital invitations, I see that value of human touch in each invitation, and it was a really great experience working with a project with national importance. It was a very great experience since it's a sustainable product and it's going to be used in Rashtrapati Bhavans. यूएन और यूनेस्को के सहयोग से नई दिल्ली में दिव्यांग जन को समर्पित तीसरे ग्लोबल एबिलिटी फोटोग्राफी चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में सचिव राजेश अग्रवाल ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। तीसरी ग्लोबल एबिलिटी फोटोग्राफी चैलेंज समर्पित है उन हुनरमंदों के लिए जिनके आगे दिव्यांगता आड़े नहीं आई। यूएन और यूनेस्को के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेताओं को नई दिल्ली स्थित यूनेस्को भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पैरा ओलंपिक सहित कई क्षेत्रों में दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा से नाम रोशन कर रहे हैं। As you said, on sports, that provides a lot of opportunity. This year in Olympics we got 5 medals. In Paralympics we got 29, and a lot of them have now got Arjuna and other Khel awards also. And Sheetal Devi, without both arms, she has become the darling of the nation, and really it's very inspirational story. भारत में यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक टिम कार्टिस ने कहा कि इसका प्रयास दिव्यांगता के बंधनों को तोड़ना और हुनर को सबके सामने लाना है। Third award for the Global Ability Photography competition. We have participants, over 300 participants from 13 different countries, all with different kinds of disabilities, or what we call so-called different abilities, who, you know, I think the photos speak for themselves. They say images are worth 1,000 words, who are showing all sorts of different capacities, and so these are the winners. पुरस्कार पाकर विजेताओं में उत्साह दिखा। अपनी कला के जरिए अपने सपनों को सच करने का जुनून भी दिखा। Every person has a speciality, and every person has a special thing, you know, irrespective of their abilities and disabilities. And recognizing that talent and also providing them with such an immense platform and recognition is a very great thing. 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं से अधिक इसका उद्देश्य दिव्यांगता के बाधाओं से ऊपर उठकर इन युवाओं के मन में उज्जवल भविष्य का जोश भरना था। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला मामले में हर रोज नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को हमले में 5 जगह चोटें आई हैं। उनकी पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट आई है। बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट थी। मेडिकल रिपोर्ट में सैफ की गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर और सैफ के दाएं कंधे में 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट दिखाई गई है। इसके अलावा सैफ की कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई गई है। हमले वाली रात सैफ अली खान को उनके दोस्त अफसर जैदी ही लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सैफ को सुबह 4:11 पर अस्पताल में भर्ती कराया था। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर भारतीय सैन्य शक्ति, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा। साथ ही तीनों सेनाओं और पैरामिलिट्री के दस्ते मार्च करेंगे। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने कुछ मार्चिंग दस्तों को लीड करने वाले सैनिकों से बात की। जो अपनी टीम के साथ आपने जो बेहतर तालमेल किया है उसके बारे में कुछ बताइए। जो आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, महीनों से? पिछले 1 साल से हम हर दिन बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और ये स्टंट्स एक एक गिन के चुन के हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर हल्की सी भी आप देखें गलती हो तो एकदम ये अचूक होना चाहिए। जो कर्तव्य पथ पे हम जो अपना मोटरसाइकिल डिस्प्ले दिखाते हैं, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें खाली 2 अफसर
जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, खाली इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, पूरे जो जेसी और जवान जो हमारे साथ रहते हैं इन सब का बहुत बड़ा भागीदारी है। कैसा जोश है आपके ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के जवानों में और आपकी टीम में? ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कंटिजेंट आज से नहीं, पुराने समय से ही उम्दा जज्बा, बेहतरीन जोश और सजीले जवान राजपथ पर उतरते हैं और हर बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का जो खिताब अपने सर पर कर जाता है। मेरे लिए पहली बार है कि मैं 26 जनवरी में अपनी रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट साथ ही खास में मेरे लिए सबसे अच्छी फीलिंग वाली बात यह है कि मेरे कंटिजेंट में जो जवान है, कुछ ऐसे जवान हैं जिनके पिताजी हमारे ही रेजिमेंट में पहले थे और वो राजपथ पर मार्च किए थे। तो एक बच्चे का सपना था कि जो उनके बच्चे हैं अभी जो आज खुद जवान हैं, उनका सपना था कि मैं अपने भी पिता की तरह राजपथ पर मार्च करूं। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह कि मैं उन बच्चों का सपना पूरा कर पाया। जब आर्मी ज्वाइन की थी तो आई वाज इन IIT, तो मैं वो छोड़कर आर्मी में आया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर CRPF में थे, मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे ताऊजी आर्मी, मेरे नाना, मेरे दादा, सब मतलब मेरी फैमिली में हर एक आदमी एक फैमिली ट्रेडिशन है। तो मैं बचपन से ही ये चीज़ें देखते हुए आया था। मेरे पापा, दादा, मेरे दादाजी ने यहाँ मार्च किया, तो वो एक चीज़ मैं बचपन से देखता था। तो मेरा भी बचपन से ये सपना था कि मैं भी एक दिन इनके जैसा बनूं और जा कर के अपने एक भर्ती हूँ और उस कंटीजेंट को लीड करूँ। मेरे कंटीजेंट में लगभग 40 जवान ऐसे हैं जिनके फादर्स ने भी यहाँ पे मार्च किया है और आज वो भी यहाँ मार्च कर रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आगाज़ हो गया है। आज प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के NDS स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के NDAS स्टेडियम में आयोजित हुआ। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने खेलों का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस लेह ने पारंपरिक लद्दाखी स्टाइल में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में एकेडमी के आर्टिस्ट और विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कमाल की ही प्रिपरेशन है, शिरकत कमाल की है, हमारा इंटेंशन कमाल का है, हमारी भागीदारी कमाल की है और हमारा मिशन भी कमाल का है कि हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है, पूरे लद्दाख का उनके साथ सपोर्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छा से अच्छा काम करेंगे। ये लगातार दूसरा साल है जब लद्दाख विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इन खेलों में 19 टीम आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में हिस्सा लेंगी। यह खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे, जबकि इसके दूसरे लेग का आयोजन फरवरी में होगा। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, DD न्यूज, लद्दाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में होने वाले 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। PM मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए X पर कहा, मुझे यकीन है कि ये टूर्नामेंट आने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा। उम्मीद है कि ये खेल भावना का उत्सव भी बनेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आगाज़ हो गया है। आज प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के NDS स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत दौरे के लिए दिल्ली पहुंचे। प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पावित्रा मार्गरेटा ने प्रबोवो सुबियांतो का स्वागत किया। बतौर इंडोनेशियन राष्ट्रपति ये उनका पहला भारत दौरा है। विश्व सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर के लिए इस साल के नामांकन का ऐलान हो गया है। आज लॉस एंजलिस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेज ने उन नामों से पर्दा उठाया जो ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट हुए हैं। इस नामांकन में भारत के लिए खास बात यह है कि हिंदी भाषा की फिल्म अनुजा ने बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जगह बनाई है। इस फिल्म में 2 बार की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर गुनीत मोंगा शामिल हैं। खास बात यह है कि गुनीत मोंगा के लिए ऑस्कर में ये तीसरी बार नॉमिनेशन है। गुनीत मोंगा इससे पहले द एलिफेंट विस्पर से भी जुड़ी रही हैं। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को ऑस्कर के प्लेटफॉर्म पर बड़ी पहचान दिलाई थी। इस फिल्म से अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और मिंडी कलिंग भी जुड़े हुए हैं।
और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। अमित शाह ने श्री बाबूलाल रूपचंद शाह महावीर कैंसर अस्पताल और श्री फूलचंद भाई जय किशन दास वखारिया सैनिटोरियम का भी उद्घाटन किया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में संस्था के मामले में 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र और किसी व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र का पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। 24 से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम महाकुंभ के सेक्टर 7 और नोएडा शिल्पग्राम समेत सभी 75 जनपदों में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल के सराय तरीन में जिले का सबसे बड़ा कुआं मिला है। इसी की जानकारी देते हुए संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि ये जिले का सबसे बड़ा कुआं है और पूरे क्षेत्र में इतना बड़ा कुआं मौजूद नहीं है। इंडियन नेवल शिप INS सर्वेक्षक ने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण पूरा किया। शिप ने इस दौरान 25,000 वर्ग समुद्री मील से अधिक के व्यापक क्षेत्र को कवर किया है। पुणे में पिछले साल 53 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को पकड़कर निर्वासित किया गया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर सभी पुलिस स्टेशन को ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए अपने खुफिया नेटवर्क को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे में सेंट्रल रेलवे के CPRO डॉक्टर स्वप्निल नीला ने कहा कि दुर्घटना में अब तक 13 लोगों के हताहत होने की सूचना है, जिनमें से 7 की पहचान हो चुकी है। इनमें से 3 लोगों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल ने बांग्लादेश की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार तटस्थ भूमिका निभाने में असफल रही। उन्होंने बांग्लादेश में आगामी चुनाव के दौरान एक तटस्थ सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 308 अवैध प्रवासियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अमेरिका में ऐसे लोगों की आबादी तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा है। इस सब के बीच अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिकी संसद ने लैकेन रिले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 308 अवैध प्रवासियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी देश के हर हिस्से से हुई है। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन पर अपहरण, हत्या और बलात्कार तक के आरोप हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के साथ ही देश से लगी सीमा पर न सिर्फ चौकसी बढ़ा दी गई है, बल्कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 308 अवैध प्रवासियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी देश के हर हिस्से से हुई है। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन पर अपहरण, हत्या और बलात्कार तक के आरोप है। इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल उन अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो देश के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। अमेरिका में ऐसे लोगों की आबादी तकरीबन 7 लाख से ज्यादा है। विभाग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले अवैध प्रवासियों की एक सूची तैयार की है, जिसे हिरासत में लेकर निर्वासित करने की योजना है। ट्रंप के मास डिपोर्टेशन योजना की वजह से प्रवासियों में चिंता बनी हुई है। मैक्सिको बॉर्डर पर लोग किसी भी तरह अमेरिका के अंदर बस घुसना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से सीमा पर प्रवासियों की बाढ़ देखी जा रही है। उधर ट्रंप के मास डिपोर्टेशन की वजह से मैक्सिको ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सियोदाद जुआरेज शहर में बड़े बड़े तंबुओं का निर्माण किया जा रहा है ताकि निर्वासित होकर आए लोगों को यहां रखा जा सके। प्रवासियों को रखने के लिए लगाए जा रहे टेंट नॉर्थ मैक्सिको के 9 शहरों में तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ मैक्सिको सरकार ने एक बस सर्विस भी शुरू की है, जिसकी मदद से लोगों को टेंट से उनके होम टाउन तक छोड़ा जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन को अंजाम देने की योजना पर अमल किया है, जिसकी वजह से लाखों अप्रवासियों को देश से बाहर होना होगा। ट्रंप के ऐलान के साथ ही देश में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए संसद ने लैकेन रिले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। डेमोक्रेट्स के बड़े समूह ने रिपब्लिकन के सहयोग से इसे 263 और 156 मतों से पारित किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कई बार बयान दिए थे।
शपथ ग्रहण के दौरान भी ट्रंप ने अवैध रूप से आए लोगों को उनके देश में भेजने की बात कही थी। अमेरिका की राजनीति में लैक एंड रिले विधेयक को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कानून बनने के बाद से आव्रजन न्यायाधीश को बॉन्ड देने की क्षमता के बिना आप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। कानून में आप्रवासी बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। विधेयक राज्य के अटॉर्नी जनरल को संघीय आव्रजन नीति और आव्रजन न्यायाधीशों के बॉन्ड निर्णयों को चुनौती देने के लिए व्यापक कानूनी अधिकार प्रदान करता है। साथ ही प्राधिकारी राज्य सचिव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वीजा जारी करने से रोकने के लिए भी मजबूर करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।